नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की अनुपम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वर्तमान में हिंदी साहित्य की अग्रगण्य एवं वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी लौटकर जाना कहाँ है। तो शुरू करें कहानी। लौटकर जाना कहाँ है। तुम यहाँ कैसे? शादी की चहल पहल, रंग बिरंगी रोशनियों और बैंड बाजों के बीच संजीव को अपने सामने पाकर वो हैरत में पड़ गई। लगा पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई है, जैसे मीलों दूर से भागकर आ रही हो। संजीव एक स्वप्न, एक कल्पना का साकार रूप, एक विस्मृति का सुखद, सुंदर और प्यारा सा नाम। बैंड बाजे की धुन पर बाराती डांस कर रहे थे। हंसी ठहाकों और इत्र की खुशबू के बीच वो पसीने से भीग गई। बेकाबू होते जा रहे दिल को सामान्य बनाने के लिए पानी पी रही थी। दूसरे हाथ से साड़ी का पल्लू इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि कहीं गिर न जाए। वे यहाँ हैं और मुझे पता तक नहीं है। कब से हैं? परिवार के साथ रहते हैं या अकेले? बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, शांत, मुस्कुराते हुए, चुस्त दुरुस्त। जीवन के इन बीते 15 वर्षों ने क्या उन्हें जरा भी नहीं छुआ, तड़पाया, परेशान किया? क्या वे इतने खुश हैं कि उनके काले बालों में एक भी सफ़ेद बाल नहीं है? साहब कहाँ हैं? संजीव उसकी बगल में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गए। यहीं कहीं होंगे। तुम कैसी हो? ठीक तो हो? वर्षों पुराना वही स्वर, वही अंदाज, वही प्रेम से भरा एक वाक्य जो हृदय को आंदोलित कर देता था, जिसमें दुनिया का सबसे उदात्त हृदय स्पर्शी भाव निहित रहता था। स्थिर दृष्टि से देखते हुए कोमलतम शब्दों के साथ बोला गया वाक्य, तुम कैसी हो, बेचैन कर गया। वो हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी। किसी ने देख लिया तो? तुम यहाँ कब से हो? करीब 1 वर्ष से। मित्र के भाई की शादी है। 1 वर्ष से और मुझे पता तक नहीं है? वो मन ही मन बड़बड़ाई। मुझे तुम कहीं नहीं दिखे, बाजार में, सड़कों पर, सिनेमा घरों में, मंदिर में। क्या तुम इन स्थानों पर नहीं जाते? ओह, मैं ही कब और कितना जाती हूँ जो देख पाती। सोचते सोचते वो बेसुध सी हो उठी। सूप का गिलास छलक गया। साड़ी पर पड़े छींटों को धोने के बहाने वो उठाई। आंखों में आंसू छलक पड़े। पूरी देह में तपिश भरी सिहरन दौड़ने लगी। जी कर रहा था खूब खूब रो ले। क्या बात है, खाना नहीं खाया? मन नहीं कर रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने खाना खाया या नहीं? मैं देख कर आती हूँ। पति के साथ बिना खाना खाए ही लौट आई। शोर शराबे, तरह तरह की खुशबुओं से दूर, सन्नाटे भरी ठंडी सड़क पर निकलकर मन को कुछ सुकून सा मिला। कितने समय बाद वो खुले आसमान को देख रही थी। आसमान जो उसका हमसफर रहता था रात को, उसी में किसी की छायाकृति तलाश रही थी। कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी, मुझे नींद आ रही है, मेरी गोद में आ जाओ। अपन निकलते ही नहीं है। रात की खूबसूरती में उन्माद होता है, शीतलता होती है। इस समय तुम्हें क्या लग रहा है? मम्मी, मुझे भी जमकर नींद आ रही है, दूसरे बेटे ने कहा। सीट पर लेट जाओ, अब घूमने निकला करेंगे। अब? वो बुदबुदाई। किसके साथ घूमने निकलेंगे? पर इस वक्त पति की बातों पर उसका ध्यान न था। सारा ध्यान, सारी भावनाएं संजीव को लेकर उमड़ रही थीं। रह रहकर एक ही भाव तैर जाता आंखों में ठहरी गहराई में। शांत व संतोष से भरी मुस्कुराहट। लगता है संजीव अपनी गृहस्थी में खुश है। प्यार भी करते होंगे अपने बीवी बच्चों को। क्या मुझको भी? अब भी? उतना ही? वैसा ही? आह, मेरे प्राणों में ये कैसी हलचल है। मन इतना उदास, उद्दीप्त क्यों है? क्या मुझे मिलना चाहिए? नहीं नहीं। उसने चौंक कर पति की तरफ देखा। मेरी तरफ से गलती होने पर यह आदमी बख्शेगा नहीं। ताने मार मार कर जीना मुश्किल कर देगा। ऐसे संबंध छुपते भी नहीं हैं। उनकी तपिश, उनकी बेचैनी, उनकी पवित्रता, अपवित्रता सब दूध की तरह उफन कर बह निकलती है। लेकिन मैं तो सिर्फ बात करना चाहती हूँ, एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह,
एक व्यक्ति से जो मेरी भावनाओं को समझता है। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। ये अनैतिक है, गलत है, ये धोखा है। पूरी रात यूं ही कट गई जागते हुए, अकुलाते हुए। ये जागरण, ये उनींदापन एक अजीब सी सुखानुभूत से भरा था। दिल यूं ही धड़कता है, देह यूं ही पसीजती है, नसें यूं ही खिंचती हैं। देह की भाषा ही भूल गई थी वो। मन के पार कोई फिर पुकार रहा था। पुरानी किताबों का ढेर लगाए बैठी वो भोर होने का इंतजार कर रही थी। क्या बात है, आज ये सब निकाल कर क्यों बैठी हो? बस यूं ही मन कर रहा था कि कुछ पढ़ूं। अश्विनी को क्या बताए कि मनुष्य रहस्यों का पुंज होता है और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खुलते। अश्विनी भी तो रहस्य हैं। वो नहीं जान पाई अश्विनी को, तो फिर अश्विनी कैसे जान सकते हैं कि इन किताबों के बीच उसके जीवन का कितना अथाह दर्द रहस्य छुपा है, जिसे उसने जिया था। स्मृतियों का पूरा एक संसार छुपा है यहाँ। क्या संजीव आएंगे? फ़ोन करेंगे? क्या मैं फ़ोन कर लूँ? लेकिन क्यों करना चाहती हूँ मैं फ़ोन, ये जानते भी कि ये गलत है। मन छटपटा रहा है। रुका हुआ प्रवाह जो पत्थरों के नीचे दबा था, फूट कर बह जाना चाहता है। हटाओ इन पत्थरों को, मुक्त कर दो उसे। उसका दम घुट रहा है। तुम किसके लिए तड़प रही हो? और क्यों? पति के लिए तड़प क्यों नहीं? ये तुलना करने वाला विषय नहीं है। ये हृदय की वेदना है। पति को इस तरह क्यों नहीं चाहती? जरूरी नहीं है कि पुरुष जो रिश्ते में है उसे चाहा ही जाए। पति ने भी तो मुझे इस तरह नहीं चाहा। उन दोनों के बीच कुछ है, अबूझ, अव्यक्त, कसा हुआ, बंधा हुआ। शायद बच्चों के लिए किया गया समझौता, जो भावना से ज़्यादा कर्तव्य और जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। अंतर्द्वंद के घने साए सरक रहे हैं। अब मुक्ति नहीं है इन द्वंद्वों से, वेदना से। अनायास ही उसकी उंगलियां डायल पर घूमने लगीं, पतली पतली लंबी उंगलियां थरथराती हुई। क्या नंबर है? आप कौन? मैं संजीव वर्मा बोल रहा हूँ। पहचाना? उसने धड़कते दिल से डरते डरते कहा। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, हवा में थरथराती पत्तियों की तरह। नहीं पहचान पा रहा हूँ। एक दीर्घ सन्नाटा। ठीक हो ना? मिनटों तक रिसीवर हाथ में लिए बैठी रही जड़वत। मौन, एक युग लंबा मौन, दर्द की स्याही में डूबा मौन। फिर ऊपर से सुनाई दिया, ओ तुम हो, कहाँ से मिला नंबर? मत पूछो, डबल फ़ोन तो नहीं है? नहीं, बोलो। 4-5 दिन से ठीक नहीं हूँ। रात दिन तनाव में डूबी रही। बहुत ज़्यादा डरती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं करूँ फ़ोन? किस वक्त? मिलना भी चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे लगा जैसे वो किसी षड्यंत्र की साजिश करते हुए पकड़ी गई हो। इतना क्यों डरती हो? क्या डरना नहीं चाहिए? बोलो। हाँ, पर बात करने में क्या हर्ज है? जिसे हम दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उसकी खुशी, अच्छाई और मान सम्मान के बारे में सोचना पड़ता है। क्या नहीं सोचना चाहिए? बच्चे 2 हैं, मेरे पति के। उधर से जोर का ठहाका लगाने की आवाज़ सुनाई दी। क्या कह रही हो? तुम्हारे बच्चे कितने हैं? क्या कर रहे हैं? ठीक हैं, 2 लड़के 1 लड़की। क्या कुछ भी नहीं बदला? आसमान पर छाए मेघ छटने लगे। नहीं, रत्ती भर भी नहीं। सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही। क्या तुम बदले हो? क्या तुम भले हो? बोलो, चुप क्यों हो? भावावेग के कारण वो आगे कुछ न बोल सकी। फ़ोन रख दिया और दीवारों पर जोर से हाथ पीट लिए। क्यों किया था मैंने फ़ोन? मेरी वजह से उसका मन अपनी पत्नी की तरफ से हट गया तो? ऐसे संबंध पति पत्नी की संबंधों को तोड़ देते हैं। ये रिश्ते यातना भरे होते हैं। अब मैं कभी फ़ोन नहीं करूँगी, कदापि नहीं। उसने जाकर मुंह धोया। ठंडे पानी के छींटे मारती रही चेहरे पर। बाल ऊपर समेट कर बांध लिए। सफ़ेद बालों की रेखाएं चमक रही थीं। मैं किसके लिए हूँ? मेरा अस्तित्व किसके लिए है? इन तीनों से मेरा रिश्ता क्या है? पत्नी का, माँ का? संजीव से मेरा रिश्ता दिल का है, भावनाओं का है, आत्मा का है, हृदय के तारों में दहकता हुआ कोई रिश्ता है। अश्विनी ने मुझे क्या दिया?
एक भावना विहीन शर्त भरा संबंध, सिर्फ अपनी दैहिक आवश्यकताओं और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लिए मेरा वजूद है इस घर के लिए। तो क्या तुम बदला लोगी अश्विनी से? नहीं, मैं सिर्फ एक व्यक्ति की तरह बात करके थोड़ा खुश होकर जीना चाहती हूँ। मैं अपनी तन्हाई और वेदना को बांटना चाहती हूँ। मैं कितनी अकेली हूँ इन तीनों के बीच, उनके खालीपन को भरने का माध्यम भर, जो इस परिवार की सुरक्षा, संरक्षण और देखभाल के लिए है। अश्विनी की तरफ से आज तक प्रेम का आमंत्रण नहीं मिला। वो कितना कितना तड़पती रही है कि कभी तो अश्विनी उसे बाहों में भरकर जी भर चूमे, चिढ़ाएं, हंसाएं, रुलाएं, घूमें। क्या तुम मिल सकोगी? शायद नहीं, कभी नहीं। क्यों? मिलने का प्रोग्राम तो बनना ही चाहिए। क्या मिलने के प्रोग्राम के अलावा कुछ नहीं है? फिर मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिससे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तुम्हारे बारे में 2 दिन से बेचैन हूँ, सो नहीं पाया। ये क्या किया तुमने अपने साथ? क्या अपने आप से बदला ले रही हो या मुझसे? क्या जानना चाहते थे? क्या बताने लायक कुछ भी नहीं है? है, इतना है कि पर ना पूछो, ना कुछ बताओ, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं इस तड़प को सह नहीं पाऊंगी। सुनो, स्वयं को संभालो। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारा परिवार डिस्टर्ब हो, लेकिन जैसे 2 परिचित लोग बात करते हैं, मिलते हैं, ये मुश्किल होगा। तुम बदल गई हो, सारे बाल सफ़ेद कर लिए हैं। डाई क्यों नहीं करती? याद है मुझे तुम्हारे बाल कितने पसंद थे, सिल्की हेयर, लंबी लंबी उंगलियां। क्या अब भी रूबी की अंगूठी पहने हो? स्लीपिंग ब्यूटी वाली तुम्हारी आंखें, तुम अद्भुत थी। अब भी होगी, मगर लगता है अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा लापरवाह हो। ये ठीक नहीं है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए। जो अपने थे या हैं, उनकी यादें, उनका प्यार हमारी सबसे मधुर स्मृति होनी चाहिए। सुन रही हो ना, मैं कुछ कह रहा हूँ। तुम तो बहुत आगे निकल चुके हो। तुमने अपने रक्त से अपनी दुनिया बनाई है, तुम्हारे बच्चे, लेकिन मैं मुक्त नहीं हो पाई हूँ संजीव। जो तब मिला था उससे और जो अब है उससे जोड़कर देखो स्वयं को। तब दूसरी तरह के सपने थे और अब सपनों के साथ साथ लक्ष्य भी हैं। तो क्या तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है अपने अलग होने का? मैं किसके लिए लक्ष्य साधूं, किसके लिए सपने देखूं? जहां मैं हूं वहां मेरे सपने नहीं हैं। तुम खुश हो गए, मैं नहीं। मैं अतृप्त हूँ, अशांत हूँ। मैंने लांछन सहे थे, प्रताड़ना सही थी, एक लंबा तड़पता हुआ एकाकीपन झेला था, और ये वर्तमान जीवन का निर्णय उन्हीं बातों का नतीजा था। नाराज हो मुझसे, अपने आप से या जिंदगी से? सारे पूर्वाग्रह मन से निकाल दो। मैं हूं ना यहाँ। और ये क्या बड़ी बात नहीं है कि दूर अज्ञात स्थान पर रहने वाला कोई व्यक्ति तुम्हें प्यार करता है, चाहता है, तुम्हारी यादें उसके दिल में हैं। संजीव, गरम गरम आंसुओं से उसके गाल भीग रहे थे। सिसक सिसक कर रो पड़ी। वर्षों बाद रो रही है इतनी शांति से। धीमे धीमे गिरते आंसुओं ने मन को धो डाला। सब कुछ सामने आता जा रहा है। बीते बरस, सप्ताह, क्षण, उन तमाम क्षणों को मेहंदी के साथ घोल रही है, सफ़ेद बालों को रंगने के लिए। क्यों रंग रही हो बाल? किसको दिखाने के लिए? और तुम्हें लौट कर जाना भी कहाँ है? जाना है, बहुत बरस पहले के समय खंड पर जाना है। वहाँ जहाँ हम सबका अंतिम वर्ष था एमए का। बारिश के मौसम में कॉलेज जाने का अपना ही सुख और उन्माद होता है। मस्ती भरे हुए दिन हुआ करते थे। इतनी मस्ती करते थे कि घर वाले परेशान हो जाते थे। अंतहीन बातें होती थीं। कितनी भी भीषण बारिश क्यों ना हो रही हो, वो बहाने बनाकर चल पड़ती थी, पैदल, भीगते हुए। किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर आने जाने वालों का मजाक बनाना और ज़ोर ज़ोर से हंसना। हम सब में वो सबसे ज़्यादा हंसमुख, मस्त स्वभाव की लड़की थी, सदा ठहाके लगाने वाली। गजब का आत्मविश्वास था उसमें। किसी प्रकार की कुंठा ना थी, ना ही किसी बात का रोना। कॉलेज आने जाने का सिलसिला ही यूं ही चल रहा था। नई आई लड़कियों को थोड़ा बहुत छेड़ना, कितनी लड़कियां सुंदर हैं, नए नए किस्से सुनना सुनाना हमारे ग्रुप का मुख्य शगल था, बल्कि कहें मनोरंजन का साधन था।
इन सारी चीज़ों से हम लोग बोर हो जाते अगर हमें एक नया सनसनीखेज किस्सा न पता चलता। हालांकि पता तो चलना ही था, क्योंकि कली को फूल बनने से कौन रोक सकता था, नदी की उन्मादनी धारा को कौन बांध सकता था, फूलों की रंगत को कौन चुरा सकता था। इसी तरह ये किस्सा भी उजागर हो गया कि वन्या का किसी लड़के के साथ प्रेम चल रहा है। प्रेम होना हमारे लिए अद्भुत बात थी, एकदम नवीनतम जिज्ञासाओं का स्रोत, दिलचस्प और उत्तेजना से भरा। हमें लग रहा था जैसे हम किसी नए संसार में जी रहे हैं। हमारे ख्वाब, नींद, बातें सब कुछ बदल गए थे। अभी तक हम सिर्फ फिल्मों, गीतों, दुर्घटनाओं, हिंसक वारदातों या दहेज को लेकर की जाने वाली हत्याओं के भयानक मकड़जाल में घिरे थे। प्रेम विषयक पहला अनुभव हमारे सामने खुल रहा था। एक तरह से गायब, अछूत, बीते जमाने की कहानियों व उपन्यासों, कविताओं व चित्रों के बीच फैला प्रेम अब हमारे बीच साकार हो रहा था। विवाहेतर प्रेम प्रसंगों को सुनकर हम लोग क्षोभ से भर जाते थे, जमकर आलोचना करते थे और बड़ी हेय दृश्य से देखते थे। प्रेम की सुंदरता को जब कुरूपता में बदलते देखते थे तब भी गुस्से से भर जाते थे। बड़ी विभत्स लगती थीं वे कहानियाँ, उबकाई आती थी ऐसी प्रेम कहानियों को सुनकर कि किसी ने किसी की हत्या कर दी या जला दिया। हमारी क्लास में जो 3 शादीशुदा लड़कियां थीं, वे अपने पति की प्रेम भरी बातें कम बताती थीं, दैहिक चित्रण अधिक करती थीं। मसलन पति को कैसे वश में किया जाता है, किसका पति किसके कहने में चलता, किसका पति लल्लू लाल या पुरुषार्थी है। इसी संदर्भ में वो सास नंदों की बुराई सिलसिलेवार ढंग से किया करती थीं, पर स्वयं के साथ होने वाले अत्याचारों तथा शोषित पीड़ित नायिका की छवि बनाकर प्रतिशोध लेने के तरीके बताया करती थीं। उन्हें अपने साथ होने वाले अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए पढ़ना था, आत्मनिर्भर होना था, अलग होना था। उनमें से एक लड़की गर्भवती थी, जो बच्चों के पालन पोषण एवं जच्चा बच्चा की देखभाल संबंधी किताबों से चिपकी रहती थी। इन तमाम नीरस, दुखद, उबाऊ और घिसे पिटे प्रसंगों के बीच वन्या का प्रेम प्रसंग ताजे हवा के खुशबूदार झोंके के समान हमारे रोम रोम को, प्राणों को विभोर कर गया था। अब कॉलेज जाने के लिए हमारे कदम बेचैन हो उठते। वन्या से मिलने के लिए हम लोग अधीर हो उठते। मिलकर आ रही हो? हम लोग अपनी नायिका को एकांत में ले जाकर बैठ जाते। बताओ क्या बात हुई? प्रश्नों की झड़ी लगा देते हम लोग। वन्या हंसती जाती। क्या बताऊं, बोलो। हम लोग मुंह खोलकर उसका चेहरा देखते रहते। बताओ ना। तालाब के किनारे हम लोग 2 घंटे तक बैठे रहे। जब मैं कॉलेज के लिए आ रही थी तो भैया ने रोक दिया था। मैंने तेरे घर जाने का बहाना बनाया। लगता है उन्हें शक हो गया है। प्लीज़ बोल देना कि मैं तेरे घर आई थी। और मम्मी ने बता दिया तो? अब क्या होगा? वो उदास होने लगती। प्रेम की परवान होती भावना पर यह प्रथम चोट थी। मैंने उससे शादी की बात कर ली। उसने धोखा दे दिया तो? जरूरी है कि शादी हो ही? फिर प्रेम का मतलब, प्रेम की परिणति, प्रेम का प्राप्य? प्रेम की परिणति विवाह में है, जीवन भर का साथ। छी छी, यह निहायत ही घरेलू किस्म का आदर्श है। तो प्रेम की विफलता पर मौत का आलिंगन करना मानता है? प्रेम का मतलब है समर्पण, त्याग, क्षमा की तरह जलते रहना, स्वयं को मिटा देना पतंगे की तरह। सखी, किताबी बातें रहने दो। तो क्या मिलना जुलना, बातें कर लेना यही प्रेम है? क्यों मिलती हो उससे? ये दिखाने के लिए कि तुम प्रेम करती हो? ये भी एक फैशन है। नहीं, मैं सीरियस हूँ। वो भी सीरियस है इस मामले को लेकर। उसके घर वालों को कोई एतराज़ नहीं है। उसकी नौकरी लगने वाली है। प्रॉब्लम तो हमारी तरफ से है। पापा कभी नहीं चाहेंगे कि वे ब्राह्मण होके अपने से छोटी जाति वालों के पांव पूजें। तुम इन बातों को मानती हो? तुम्हारा विश्वास है इन बातों में? वैसे तो तुम लोग बड़े आधुनिक हो। मेरे मानने से क्या होता है? फिर प्रश्न चिन्ह हमारे बीच राक्षस की तरह खड़ा हो गया। आशंकाओं व उदासियों के बीच घिरे हम रात रात भर तनाव में जीते। इस प्यासी सी प्रेम भरी कहानी का अंत क्या इस तरह हो जाएगा? कल्पना मात्र से हमारा दिल टूक टूक हो उठता। आक्रोश के कांटे चुभते रहते। हमारे शिक्षित होने का क्या फ़ायदा? विचारों से तो हम लोग शताब्दियों पीछे खड़े हैं। देख वन्या, तू दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं उसको प्यार करती हूँ, सच्चा असीम प्यार।
ये प्यार सफल नहीं हुआ तो? सवाल अधर में लटक कर रह गया था। सवाल त्रिशंकु बन गया था। हमारी सखी प्यार की गहराइयों में डूब चुकी थी और जीवन पर्यंत साथ निभाने का प्रण कर चुकी थी। आंखों में प्रेम का अद्भुत भाव था। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? जब किसी से प्यार करोगी तब जानोगी कि हृदय की धड़कन और देख ना पाने से कैसी तड़प हो उठती है। सचमुच जिस पीड़ा को हमने नहीं झेला था उसका दर्द हम कैसे समझ सकते थे। जिस बात की आशंका थी वही हो गई। बन्या के प्रेम संबंधों मुलाकातों का पूरा ब्यौरा उसके भाइयों तक पहुंच चुका था। कहाँ से आ रही हो? कॉलेज से। उसके पाँव के नीचे की जमीन खिसकने लगी। सुबह कहाँ थी? तनुजा के घर। कितने बजे? प्रश्न की कठोर तर्ज ने सीधे उसके दिल पर आघात किया। पाँव कांपने लगे, गाल तपने लगे, सारे शरीर में करंट दौड़ गया। झूठ बोलती हो, शर्म नहीं आती? फोन करके पूछ लीजिए। तड़ाक। एक पल को लगा धरती आसमान एकाकार हो गए हैं, चांद सूरज डूब गए, अंधकार में समूची सृष्टि डूब चुकी है। कामायनी का प्रलय वाला दृश्य सामने घूम गया। आज से तुम अकेली नहीं जाओगी और उसे तो मैं देख लूंगा, साले की हड्डियां चटका कर रख दूंगा, बड़ा मजनू बना फिरता है। वो खड़ी थी स्तब्ध, निर्विकार, मूर्तिवत, आवाज जैसे गुम हो गई थी। जाओ अंदर, बेशरम कहेगी। इतनी छूट दे रखी थी आप लोगों ने, सो भुगतो। कभी पूछा कि कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है? किताबों के एक एक पन्ने तलाशे जा रहे हैं, किताबें इधर उधर फेंकी जा रही हैं, अलमारी के कपड़े फेंक दिए गए हैं, पर्स का सामान बिखरा पड़ा है। इधर छापा मारा जा रहा है, उधर दीवार के किनारे बेजान पड़ी है वन्या। कानों में सनसनाहट है, सिर में चक्रवात चल रहे हैं, मन में तूफान चल रहा है। खाना वहीं रखा है पर भूख नहीं है। पानी नहीं पिया, प्यास नहीं है। सोई नहीं, नींद नहीं है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय। रह रहकर मीराबाई की पंक्तियां याद आ रही हैं। अब क्या होगा? प्यार की उड़ान एक झटके में रुक गई, सपनों की दुनिया एक आघात में बिखर गई। दूसरी सुबह वेदना, आशंका तथा भय से भरी थी। ऑपरेशन के बाद का लपलपाता दर्द, कैद में डूबी हमारी सखी। बाहर से उजाले का टुकड़ा रोशनदान से छनकर आ रहा था। माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। उठो, पापा और नाराज हो जाएंगे। दादी को पता चलेगा तो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, चारों तरफ बदनामी हो जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जानती हो तुम्हारे पापा का अपने समाज में कितना सम्मान है, उठना बैठना है। माँ बोल रही हैं। वो लेटी है। वे खड़ी थीं और उनका कद इस समय विराट वृक्ष के समान ऊंचा छितराया हुआ लग रहा था। नीचे से देखने में अम्मा का चेहरा अजीब सा पराया लगा। सदियों पुरानी स्त्री का चेहरा, जो परंपरा में मिली बातों को सिर्फ दोहराती है, ढोती है, जिसका अपना खुद का वजूद मर चुका होता है। वन्या निरुत्तर पड़ी रही। घड़ी में देखा 9 बजे हैं। वे तालाब के किनारे आए होंगे, वहाँ इंतज़ार करेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे। स्कूटर पर बैठे इंतज़ार करेंगे अंतिम बस के जाने तक। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते बीतने लगे। फ़ोन की घंटियां बजती रहीं और इन तमाम फ़ोन की घंटियों के लिए संजीव को गालियां दी जाती रहीं, जैसे संजीव ही हर बार फ़ोन कर रहे हों। वन्या को लगता हर घंटी पूछ रही है, तुम कहाँ हो दोस्त, आ जाओ। मैं यहाँ तुम्हारे इंतज़ार में बैठा हूँ, जागते हुए खाते हुए हर पल तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। पतझड़ का मौसम शुरू हो गया था। आम के हरे पत्ते पीले होकर झड़ रहे थे। बाहर पत्ते झड़ रहे थे और अंदर वन्या के अरमान। झड़ते पत्तों को देखकर उसका कलेजा फटने लगता। क्या ये संकेत है मेरे प्यार के इसी तरह बिखर जाने का? वन्या 2 महीने से कॉलेज नहीं आई थी। मैडम ने कई बार उसके बारे में पूछा था। परीक्षा फॉर्म भरवाने उसका भाई आया था। फ़ोन लॉक रहता था, दरवाजे बंद। दूर कोई लड़का दिखाई देता तो पापा एवं भैया वहाँ तक देखने जाते। हम लोगों ने कितनी बार वन्या से मिलना चाहा, मगर कोई न मिलने देता। लगातार अकेली रहने के कारण वन्या विरह में डूबी नायिका के समान दुबली, उदास, वियोगिनी हो गई थी। सुबह आंगन में चारपाई पर लेटी वो शून्य में पुकारती, तुम कहाँ हो? एक झलक, सिर्फ एक झलक, एक बार देखना चाहती हूँ। पंख होते तो उड़ाती रे रसिया। गीत की तड़प उसकी तड़प बनकर मन को अधीर किए रहती। तुम जान भी दे दोगी तब भी पापा नहीं मानेंगे।
क्यों दीदी, क्यों? क्या बुराई है उनमें? तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा अपनी से छोटी जाति वालों के साथ रिश्ता जोड़ें? ये रिश्ते 2-4 दिन के नहीं होते, जिंदगी भर के होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जाति का संस्कार, प्रभाव, प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ते निभाने पड़ते हैं। बस इतनी सी बात के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे? कितने परिवारों में पापा लड़के देखने जाते हैं, क्या उनके संस्कार इस लायक होते हैं? एक कप चाय के लिए नहीं पूछते, फिर भी आप लोग उनके पाँव पूजेंगे, खुशामद करेंगे क्योंकि वे अपनी जाति के हैं। मत पूजो पाँव, जरूरत क्या है? मैं मंदिर में शादी कर लूँगी। अपनी जाति, गोत्र और तथाकथित संस्कारवान सभ्य होने का मुखौटा ओढ़े परिवारों में लड़कियों की क्या दुर्गति है? मार खाती हैं, खाने को नहीं मिलता, नौकरानी की तरह 24 घंटे काम में जुटी रहती हैं, प्रताड़ित होती रहती हैं। लता तो है क्लास 2 ऑफिसर। इतनी सी बात पर उसके घर वालों ने हंगामा मचा दिया कि वो घर के काम नहीं करती है, टूर पर रहती है। लक्ष्मी को उसके पापा दामाद सहित रखे हैं, फिर भी दोनों में झगड़े होते रहते हैं। कितनी बातें बताएं तुमको? श्रेष्ठता की कसौटी क्या है? खुशियों का मापदंड क्या है? जिसे आप प्राणों से अधिक चाहते हैं, उसी को जाति, समाज और परंपरा के नाम पर दुख के नरक में धकेल देते हैं। अच्छा इंसान होना, सुखी होना, प्रेम में जीवन जीना, क्या ये जरूरी नहीं है जीवन के लिए? घंटों वो माँ व दीदी को समझाती रहती, लेकिन फर्क क्या पड़ता था? भाइयों से बात ना करती थी, पापा के सामने नहीं जाती थी। उसका एकांत तथा दिमाग में चलने वाले विचार ही उसके हमराह होते। डायरी के पन्ने रंगे जा रहे थे। हर बात में जैसे वो अपनी प्रतिक्रिया दोहराती थी। गहन मौन, गहरी वेदना में डूबी हमारी सखी ने एकाएक विद्रोह करने की ठानी। फ़ोन का लॉक तोड़ दिया। इसके लिए उसे चिल्लाना पड़ा। घर वालों को लगा कि कहीं दिमाग पर प्रतिकूल असर तो नहीं पड़ गया। मनोचिकित्सक को दिखाया गया। सबने उसे एकांत से उबारने का प्रयास किया और उसकी कुछ खास सहेलियों को बुलाया गया। कितने महीनों बाद वो अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी। तुम सबने साथ छोड़ दिया, एक बार पलट कर नहीं देखा कि मैं जिंदा हूं या नहीं? ऐसा नहीं है। हम लोग फ़ोन करते थे पर कोई बात नहीं करवाता था। बताया जाता कि तुम बाहर गई हो। 1-2 बार हम लोग आए थे मगर अंकल ने बाहर से ही लौटा दिया था। संजीव मिले थे। प्लीज़ तनु, उनसे कहो एक बार मिल लें। विश्वास रखें मुझ पर, मैं भी मिलूंगी। हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी सरेंडर कर जाओगी। नहीं तनु, ऐसी बात नहीं है। वे दिन मैंने कैसे गुजारे मैं बता नहीं सकती। मैं क्या करती? वन्या फपक कर रो पड़ी। अपनी सखी को यूं रोता देखकर हम लोग पंख विहीन पखेरू के समान फड़फड़ाने लगे। जी कर रहा था वन्या को लेकर कहीं चले जाएं। कौन कहता है कि अब सच्चा प्रेम नहीं रहा? वन्या की सूखी आंखें, दुबला चमक विहीन चेहरा, आतुरता के उड़ते भाव, उत्तेजना में कांपते होंठ, ये सब क्या थे? प्रेम में तपने के रूप ही तो। मैं कॉलेज जाऊंगी, वन्या ने सख्त स्वर में कहा। नहीं जाओगी, मेरे साथ चलना। अपना टाइम टेबल दिखाओ। चलिए, मैं भागूंगी नहीं, इतना यकीन करिए। इतनी तुच्छता का काम मैं नहीं करूंगी। चुपचाप शादी करनी होती तो। जबान बंद करो। भैया मारने को दौड़ पड़े। माँ ने हाथ पकड़ लिया। जवान लड़की पर हाथ नहीं उठाते, कुछ कर बैठी तो। पापा कॉलेज साथ में गए, मैडम से जाकर मिले। सारी जानकारी लेने के बाद भी पापा बाहर धूप में खड़े रहे गेट के पास, निरीक्षक की तरह तीक्ष्ण दृष्टि से हर आने जाने वाले का निरीक्षण करते रहे। मध्यम वर्गीय परिवार के रिटायर्ड पिता का चेहरा अपनी लड़की के प्रेम प्रसंगों से खासा चिंतित दिखाई दे रहा था। काश शादी कर पाते जल्द से जल्द तो कितनी बड़ी चिंता से निजात पा जाते। वो भी तो अपने हाथ में नहीं है। सारे फैसले लड़के वालों के हाथ के खिलौने होते। जहाँ भी लड़के देखने जाते, लड़के वाले अपना रेट बता देते। फला लोग आए, वो 5 लाख की शादी का बोल रहे थे या 3 लाख की शादी होगी। इतना नगद, इतने के कपड़े, इतने का सामान। सुनकर हताश होकर लौट आते। इधर परिचितों के बीच फुसफुसाहट होने लगी थी। कैसे सामना करेंगे? कल्पना मात्र से ही कांप जाते। जी करता कहीं चले जाएं, लेकिन लड़कियों के कारण कहीं जा भी तो नहीं सकते। देख लिया आपने? कोई आया? मैडम से पूछने गए थे। क्या सोचती होंगी वे? वन्या पापा पर चिल्ला रही थी। संस्कारवान, शीलवान, सम्मान देने वाली पुत्री के इन तीखे तेवरों ने पिता के सम्मान को लहूलुहान कर दिया था। चुप रहो, पापा वहीं जोर से चिल्ला पड़े। तुम कहाँ हो? आते क्यों नहीं हो?
वो चारों तरफ संजीव को तलाश रही थी। उसका मन घबराने लगा। कहीं भाइयों ने डरा धमका तो नहीं दिया? संजीव कहीं चले तो नहीं गए यूं ही छोड़कर? नहीं संजीव, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मैं लड़ रही हूं तो किसके भरोसे? मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसा ना हो कि सब कुछ यूं ही समाप्त हो जाए और जीवन पर्यंत मुझे अपने ही लोगों की नज़रों से गिरकर जीना पड़े, क्योंकि प्रेम इनके लिए चरित्रहीनता है और मेरे लिए पवित्र, सुंदर, आलोकपूर्ण। संजीव, पापा दिन रात लगे हुए हैं शादी के लिए। तुम क्या कर रहे हो? सामना करो मेरी तरह। मार तो नहीं डालेंगे? हमारा प्रेम सिर्फ जाति के बंधनों को न तोड़ पाए, इतना कमजोर तो नहीं। रात के सन्नाटे में अपनी ही धड़कनें सुनकर डर जाती हूँ। सोई हूँ, जागी हूँ, याद ही नहीं पड़ता। तुम्हारी आंखों में समाया धैर्य और प्यार याद करके समय काट रही हूँ। 2 अप्रैल को मेरा पेपर है, उस दिन आ जाना। वन्या ने जल्दी जल्दी पत्र लिखकर हम लोगों को थमा दिया। पेपर जल्दी समाप्त कर वन्या बाहर निकली ही थी कि सामने दूर संजीव दिखाई दिए। उसकी धड़कनें थमसी गईं क्षणों तक। मुट्ठियों में दुपट्टा भींचे खड़ी रही। कहाँ थे? आंसू की धार लग गई। यहीं पर तो था, भैया लोग आए थे, पकड़ कर ले गए थे। 2 लोग और साथ में थे। एक जगह ले जाकर धमकाने लगे कि भविष्य में मिले तो हड्डियां तोड़ देंगे। अजीब लोग हैं तुम्हारे घर वाले। नहीं, वो कांपने लगी थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा और इंतजार करो, मेरी नियुक्ति होने ही वाली है। हो सकता है अपना धैर्य देखकर वे लोग मान जाएं, लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि मैं कोई सड़क छाप मजनू नहीं हूँ और इस तरह की हरकतें मेरे साथ न करें। अब कब मिलोगे? तुम बताओ। उसने संजीव का हाथ जोर से पकड़ रखा था। इतना समझ लेना, मैं हार मानने वाली नहीं। मैं घर से निकल पड़ी हूँ उन सबका विरोध सहन करने के लिए। यदि तुमने साथ छोड़ दिया तो मैं तड़प तड़प कर जीऊँगी, तुम समझ रहे हो ना? संजीव ने हाथों को छुड़ाना चाहा, लेकिन वन्या थी कि उन्हें छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। संभालो स्वयं को। कब तक? हफ्ते महीने गुजर गए, ऋतुएं बदल गईं, उम्र घट रही थी और वे दोनों इंतजार कर रहे थे। उसकी शादी के लिए घर में चर्चाएं चल रही थीं, मगर अम्मा बड़ी लड़की की शादी पहले करना चाहती थीं। इंतजार, बेचैनी, खामोशी और अनिश्चितता ने उसके चेहरे को सुखा दिया था। रंग फीका पड़ गया था। न पापा मानने को तैयार थे, न वो। इस दौरान उसने बीएड कर लिया था। एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका बन गई थी। नौकरी के लिए जाने देना उस परिवार की मजबूरी थी, अन्यथा संजीव से मिलने का बहाना ही क्या रह गया था। कौन रोज रोज पहरेदारी करेगा? इसलिए घर से निकलने से पहले उसे भारी भरकम उपदेश पिलाए जाते, झिड़कियाँ दी जाती। इस तरह के व्यवहार को वो जहर के समान पी रही थी। अम्मा, मैं भागूंगी नहीं। पापा से कहो दीदी के लिए लड़का देख लें, मेरी चिंता छोड़ दें। तुम मिलती नहीं हो क्या? कितने लोगों ने तो देखा है। तो आप लोग शादी की इजाज़त क्यों नहीं देते हैं? जी तो करता है। पापा क्रोध से पागल हो उठते। वो सुनती पापा द्वारा घंटों तक दुनिया भर की लड़कियों के चारित्रिक पतन की कहानियाँ। कितने क्रूर हो गए हैं पापा, कैसा कठोर रवैया अपना लिया है। उधर संजीव परेशान। क्या कह रहे हैं पापा? तुम बात कर लो। कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाने नहीं जाऊंगा, मेरा भी तो आत्मसम्मान है। मेरे ऊपर कितने दबाव हैं संजीव। मैं चाह रही हूँ शादी कर लूँ, मगर घर में दादी बैठी हैं, क्या सोचेंगी वे? संजीव कुछ ना बोलते थे। उनकी खामोशी वन्या को परेशान कर देती। उसका दिल दिमाग सुन्न होने लगता। घर आकर अम्मा पर चिल्ला पड़ी। आप समझाती क्यों नहीं है पापा को? वे क्या चाहते हैं? हम दोनों बहनें यूं ही बैठी रहें कुंवारी, बूढ़ी हो जाएं? तुम क्यों नहीं मान जाती हो? जो काम नहीं हो सकता उसके लिए क्यों अड़ी हो? एक लड़का तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अगर सब कुछ इतना ही आसान है तो क्यों नहीं दीदी की शादी कर देते? कितने साल से पढ़ाई छोड़कर बैठी हैं। उनके साथ वाली लड़कियां 2-2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं। मैं इस तरह नहीं बैठ सकती। आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं वे? हर स्तर पर वन्या की लड़ाई चल रही थी, दीदी के लिए, स्वयं अपने लिए। उस दिन संजीव आए तो बेतरह परेशान थे, अशांत। क्या बात है? निशा को उसके ससुराल वाले छोड़ गए हैं। अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल है, क्या करूं? क्यों छोड़ गए? क्यों शादी के इतने साल बाद भी लड़की को कभी भी किसी भी बात का बहाना बनाकर छोड़ दिया जाता है?
उसका एक लड़का है, बेचारी की क्या हालत बना दी है। गुस्सा तो ऐसा आता है कि एक एक को ठीक कर दूं। बहनों ही कुछ करते नहीं हैं, घर में झगड़े होते रहते हैं। उनको कुछ करवा दो। देखो संजीव, संबंध तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। जिंदगी भर का सवाल है, कैसे अकेली रह पाएगी। पर तुम्हारे पापा कब तक इंतजार करवाएंगे? मेरा कसूर क्या है? क्या मैं कोई अछूत हूं? क्या तुम दूसरी लड़की से शादी कर लोगे? ये सवाल उसे अंदर तक थरथरा गया था, डरा भी गया था। तुम क्या चाहती हो, बोलो, कब तक इंतजार करें? 4 साल कम नहीं होते, तुम भी तो जिद पर अड़ी हो। उसका सिर चकराने लगा, नसें चटकने लगीं, पूरा शरीर तप रहा था, जैसे लपटों के बीच घिर गई हो। मैं पापा से आखिरी बार पूछ लूंगी, बस कुछ दिन का समय और दे दो। लोग मजाक बनाने लगे हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे। चाचा बहुत नाराज हो रहे थे। लौटते वक्त उसके पांव कांप रहे थे। वो महीनों से बीमार थी या रक्त निचुड़ गया है देह से? क्या संजीव बदल गए हैं? नहीं, वो तो हकीकत बता रहे थे। वाकई लोग मजाक बनाते होंगे। ये कोई दिल्ली या मुंबई तो है नहीं जहाँ सब कुछ चलता है। ना मालूम पापा क्या चाहते हैं। अगर मैं शादी करूँ तो दीदी का क्या होगा? भैया अपनी धुन में रहते हैं। वो करवटें बदलते, तड़पते, कराहते हुए रातें काट देती। सच तो ये है कि वन्या अपना ही चेहरा भूलने लगी है। वो क्लांत है। अब वो इंतजार नहीं कर सकती, फिर भी कर रही है। पापा, दीदी के लिए लड़का देख लो, कब तक बैठा कर रखोगे? अब वो चुप रहने वाली नहीं थी। ताकि तुम शादी कर सको उससे? याद रखो, मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। अपने बारे में ही सोचती हो। तुम्हारी करतूतों के कारण ही तो उसकी शादी नहीं हो पा रही है। लोग सोचते हैं छोटी बहन जैसी है वैसी ही। पापा लगातार बोलते जाते और वो निस्पंद बैठी सुनती जाती। पापा के सामने सैकड़ों सच्ची घटनाओं का इतिहास है। आंखों में अविश्वास है। वो छटपटा रही है, पापा और संजीव के बीच, संजीव की बहन और अपनी दीदी के बीच। क्यों नहीं खरगोश की तरह छलांग लगाकर निकल जाती है वो? संजीव से आखिरी मुलाकात संजीव के ट्रांसफ़र होने पर हुई थी। सामान बांधा जा रहा था। उसे लग रहा था उसके हृदय से धड़कनें निकली जा रही हैं। खाली घर देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। तो तुम चले? अब अब मेरा क्या होगा? जाना तो होगा ही। पापा जल्द से मान जाएं तो लिखना, मैं तो पत्र लिखता ही रहूँगा। वन्या की देह तप रही है, रोम रोम जल रहा है। इस शहर में कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? सचमुच ही संजीव के बिना वन्या का उस शहर में निकलना बंद हो गया था। स्कूल और घर की दूरी नाप लेती थी। मंदिर का प्रांगण, तालाब का छोर, पानी में उठती लहरों का नृत्य निनाद, नौका विहार, सड़कें, सिनेमाघर, सब स्थानों पर सन्नाटा छा गया था। ना बाहर रौनक थी, ना अंदर उत्साह। मृत प्राय सी हो गई थी वो। दीदी का रिश्ता तय हो गया था। वन्या को लगा अब पापा मान जाएंगे। जीवन में पुनः सपनों ने जन्म ले लिया था। अगर पापा नहीं भी माने तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगी। संजीव की बात भी रह जाएगी। वन्या ने सारी वस्तु स्थिति लिख दी संजीव को। भविष्य की योजनाएं, सपने, शादी का महीना, तारीख। खिड़की के पास बैठी वो पोस्टमैन का इंतज़ार रात में भी किया करती थी। लेकिन दीदी की शादी होते होते वक्त कहाँ कैसे खिसक गया था पता ही नहीं चला। पापा एकदम खामोश हो गए थे। शायद दीदी की शादी के बाद वो पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। मगर इस बार उसके पत्र का जो उत्तर आया उसको पढ़कर वो बीमार हो गई। वन्या उस दिन से जो बीमार पड़ी तो 3-4 महीनों के बाद ही नॉर्मल हो सकी थी। हम लोगों को बाद में पता चला कि मुट्ठी भर नींद की गोलियां खा ली थीं। बड़ी मुश्किल से ठीक हो सकी थी। बाद में पता चला कि इस घटना के 5-6 वर्ष बाद वन्या ने शादी कर ली थी। शादी किससे हुई हम सबको ठीक से पता न चल सका था, क्योंकि उस शहर को छोड़े अरसा गुजर गया था। और अब फिर जीवन का चक्र बदला है। हमारी सखी फिर उसी मानसिक यातना के दौर से गुजर रही है। पहले पापा थे, अब अश्विनी। पहले उसका हृदय आलोकपूर्ण था, पवित्रता, आकांक्षाएं और कशिश रहती थी। मगर अब आशंका, अपवित्रता और भाव शून्यता का बोध हर पल चुभता रहता है। अंत कहाँ और किस रूप में होगा नहीं मालूम। इस बार संजीव की परछाई उसके साथ है। सामान्य जिंदगी से परे जो कुछ भी घटित होता है उसके अभिशाप को भोगना और विस्मृत न कर पाना कितना कितना यातनादायी होता है। ये कोई वन्या से पूछे।
रात के सन्नाटों में जागते हुए चांद को देखते हुए वो किस आशा में सुबह का इंतजार करती है उसे खुद नहीं मालूम। मिलने का प्रोग्राम बनाओ, बिना मिले कैसे काम चलेगा? मिलना ही ना हो पाएगा संजीव। एक मन भी तो है, आत्मा भी तो है, क्या उसके लिए भी मिलना जरूरी है? तुम हो, मैं हूँ, सिर्फ देह नहीं है। तुम्हारे प्रेम की रश्मियाँ मेरे अंधेरे हृदय में आकर उजाला कर रही हैं। कई बार जीवन में शांति, पवित्रता और विश्वास बनाए रखने के लिए भावनाओं को दबाना अति आवश्यक होता है। संजीव, तुम्हें देखकर मैं अशांत नहीं होना चाहती हूँ। जीवन को यूं ही बहने दो, इसी में हम सबकी भलाई है संजीव। वो फोन पर रूंधे स्वर में बोले जा रही थी और उधर आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जहाँ प्यार था वहाँ वो नहीं थी, और जहाँ प्यार नहीं था वहाँ वो थी। पापा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, और संजीव, तुम्हें भी मैं कभी फ़ोन नहीं करूँगी। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई एक असफल प्रेम कहानी, लौट कर जाना कहाँ है। पवित्र प्रेम की परिणति जब विवाह में नहीं हो पाती है तो उस समय की मनोदशा का वर्णन लेखिका ने बहुत सजीव किया है। आपको कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।